So today we are going to discuss the laws of vector addition, how two or more than two vectors can be added. So based on this, we have given three laws for vector addition. First of all, one is called triangle law of vector addition, which will facilitate us to add any two vectors. If any two vectors are given to us with their inclination and all, then by using triangle law of vector addition, we can find their addition, that means their resultant. Whenever you will be given or you will be asked what is the resultant of two vector, that means what the question wants to ask you, that question wants that what is the sum of addition of the given vectors. Resultant means always addition of vector. Whenever or wherever it is written resultant of vector, whether 2, 3, 4, what you need to do, you need to directly add them in vector form. So first of all, first law, whatever we are about to discuss, that will be for two vectors addition, triangle law of vector addition. Then afterwards, somehow this law will be updated, just like software are being updated. We will proceed to parallelogram law of vector addition. Again, it will be also for two vector addition. But what if more than two vector would be given to us? Then we will be following the polygon law of vector addition. So let's discuss one by one all these three. So first of all, let's discuss triangle law of vector addition. You can write directly in that way. ठीक है? So पहले आप ये यहाँ तक का नोट कर लीजिएगा. So first, let's discuss triangle law of vector addition. क्या बोलता है triangle law of vector addition? आपको बोला गया कि let's suppose आपको कोई दो वेक्टर्स गिवन है, A वेक्टर और B वेक्टर, और ये इस तरह से गिवन है कि एक अगर कोई ट्राइंगल होता, मान लीजिए कि कोई ट्राइंगल और आपको दे रखा है जिसमें आपको कुछ कंपैरिजन बताया गया है इनका एक ट्राइंगल से. मान लीजिए ये जो ट्राइंगल है ये है OPQ. दिस ट्राइंगल इज OPQ और आपको दो वेक्टर दिए गए, A वेक्टर और B वेक्टर. तो और आपसे पूछा गया है कि भाई A प्लस B कैसे करेंगे, फाइंड A प्लस B बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इस लॉ के थ्रू हम ऐड कैसे करेंगे, अगर दो वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर दे दी जाए और उसका कंपैरिजन आपको करने के लिए एक ट्राइंगल दे दिया गया है OPQ. तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर कोई दो वेक्टर्स दे रखे हो A और B इस तरीके से कि इसका जितना मैग्नीट्यूड है वो किसी ट्राइंगल के एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसकी उसी सेम लेंथ, मैग्नीट्यूड का मतलब सेम लेंथ सेम डायरेक्शन है. तो लेट्स सपोज ये जो OP वेक्टर यहाँ पे बना दो O से P की तरफ, ये OP वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग विच वेक्टर, A वेक्टर. और इसी तरह से जो दूसरा वेक्टर गिवन है B वेक्टर, वो इस ट्राइंगल की दूसरी कंटिन्यूअस साइड, कंपल्सरी कंटिन्यूअस. तो ये कंटिन्यूएशन का मतलब ये ऐसे, कंटिन्यूएशन का मतलब पेन नहीं रुकना चाहिए. तो अगर आप O से P चले गए तो फिर आप O से इधर P नहीं आ रहे हो, ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड. तो अगर OP और OP के जस्ट बाद आप बिना पेन उठाए घूमोगे तो P से Q की तरफ ही जा पाओगे, O से Q नहीं आ पाओगे. ठीक है? तो अगर कोई दो वेक्टर्स किसी ट्राइंगल की दो कंटिन्यूअस साइड्स को रिप्रेजेंट करे तो ट्राइंगल की थर्ड साइड, तो एक ऐसा वेक्टर जो ट्राइंगल की थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करे, इनकी इस ट्राइंगल को क्लोज करने वाले की अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो थर्ड वेक्टर बना जिस ट्राइंगल को अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो कंटिन्यूअस, ये हुई इनकी अपोजिट डायरेक्शन. कंटिन्यूएशन में ऐसे होता, अगर ऐसे बोलता तो फिर ये कंटिन्यूएशन में ऐसे मिलता एरोस, ये हुआ कंटिन्यूएशन. अपोजिट क्या हुआ कि एक एरो इधर चला गया, एक एरो कंटिन्यूएशन नहीं चाहता, अपोजिट एरो ऐसे आ रहा है. तो थर्ड जो साइड हुई जो इस ट्राइंगल को क्लोज कर रही है, वो ही अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों वेक्टर्स का सम कहलाएगी, A वेक्टर प्लस B वेक्टर. ठीक है? इसका फिर से मैं स्टेटमेंट बोलता हूं. if two vectors A vector and B vector will be represented by the two continuous sides of a triangle in such a way that both
both the sides of the triangle are representing the magnitude and direction of the given two vectors, then the third side closing the triangle in the opposite direction, that is OQ, will be called as resultant of the given two vectors. Given two vectors. ठीक है, इतना समझ में आ गया? कितनों को समझ में आ गया? मतलब ध्यान से देखोगे तो ये चीज बिल्कुल वही चीज है जो ग्राफिकली हमने ऐड किया था। हम क्या बोलते थे ग्राफिकली? इसको उठाया, यहाँ रख दिया, इसको उठाया, इस तो फर्स्ट के हेड पर सेकंड की टेल, तो जो थर्ड है, जो रिजल्टेंट है, वो इनिशियल से फाइनल, देखो यही तो आ रहा है। तो जो हमने ग्राफिकली किया उसी को मैथमेटिकली एक स्टेटमेंट की टर्म्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जो हमने ग्राफिकली एडिशन किया था कि ए वेक्टर यहां रख दिया, बी वेक्टर फर्स्ट के हेड पर सेकंड की टेल रख दी, तो थर्ड साइड जो होती थी वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती थी। वही काम ये एग्जैक्टली कर रहा है। तो जो ग्राफिकल में कर रहे थे उसको स्टेटमेंट की टर्म्स में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे? क्योंकि ये ट्राइंगल नजर आ ही रहा है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया क्या? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? स्टेटमेंट एकदम माइंड में बिल्कुल सेट हुआ होना चाहिए सभी के, बिल्कुल प्रॉपर वर्डिंग के साथ। So according to the triangle law of vector addition, if two given vectors will be represented by the two continuous sides of a triangle in terms of their magnitude and direction, then the third side closing the triangle in terms of its magnitude and direction will be represented by their resultant of given vectors. If two vectors will be represented by two continuous sides of a triangle, then the third side closing the triangle in the opposite direction will be representing their resultant in terms of its magnitude and direction. So R vector should be known as A plus B. This is the triangle law of vector addition. तो आप ये दोनों बना लें और स्टेटमेंट जो मैंने बोला उसको एज इट इज लिखना है अभी। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये हुई है। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोल रहा है? OQ वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो कैसे मिलेगा? दोनों ट्राइंगल की जो कंटिन्यूअस साइड से इनका सम ही क्या है? इनका सम क्या मिलेगा? जो थर्ड साइड है अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज करना। तो इसका प्रूफ, अब हमारा जो एम है नेक्स्ट क्लास के लिए वो एम है टू फाइंड द मैग्नीट्यूड and direction of resultant vector. Direction of resultant vector. Resultant vector R vector. यानी कि to find, first हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ R, जिसको आप सिंपली बिना वेक्टर के R भी लिख सकते हो, और सेकेंड डायरेक्शन ऑफ R, direction of R with one of the vector, लेट सपोज यहाँ पे भी हम A के साथ फाइंड करेंगे, अगर A को मैंने नीचे ले रखा है तो, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा को। तो डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल अल्फा फाइंड करना। दिस इज आवर एम, और इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अभी फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई गया होगा सभी को? तो देखिए प्रीवियस क्लास में हम कर रहे थे क्या? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमने समझ लिया था कि व्हाट इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हमारा एम है क्या कि वो जो आर वेक्टर आया ए प्लस बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी लेंथ कितनी होगी, क्योंकि गिवन तो हमको ए वेक्टर बी वेक्टर थे, तो जो भी आंसर निकलेगा वो ए और बी की टर्म्स में निकलना चाहिए। अब इसमें हमको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी हमेशा, जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड और व्हाट इज द डायरेक्शन, हमेशा आपको जो गिवन वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन भी, यानी कि उनके बीच का एंगल भी दिया होगा। तो देखिए यहाँ पर, और फिर इसके डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आएगा तो आपको 12th तक के क्वेश्चंस इनसे इस फॉर्मेट से बनना स्टार्ट होंगे, और आगे की चीजें वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। ये वाला लॉ समझना बहुत इजी भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी, ठीक है।
तो देखिए, let we have let two vectors, हम पहले क्या to find magnitude of r vector, that is resultant vector. हम फर्स्ट ये फाइंड करने वाले हैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर या सिंपली आर को फाइंड करने वाले हैं। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, हमको दे रखा है लेट टू वेक्टर्स let two given vectors a vector and b vector are inclined at an angle theta, and we need to find the magnitude of their resultant vector. ये कहानियां है ना, थोड़ी बहुत लिखनी पड़ती है। दैट इज, तो अब कैसे दे रखे हैं देखिए, a vector and b vector are making an angle theta. Theta is angle between a vector and b vector. फिर से बता रहा हूं मैं कि थीटा हमेशा कैसे फाइंड करना है, दो वेक्टर जिनकी टेल एक ही जगह पे ज्वाइन हो तो उनके बीच में बनने वाला जनरली एक्यूट एंगल को हम थीटा ले लेते हैं। ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा होगा तो भी ये थीटा ही कहलाएगा, है ना। आप क्या करोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जहां पे भी वेक्टर होंगे, अगर ऐसे भी होगा, अभी एक्स एक्सिस तो रही नहीं, तो आप इससे जनरली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ, या फिर सिंपली दोनों के बीच का एंगल आपको फाइंड करना है। तो एक सिंपल सी बात है, और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये थीटा पता है, कोई कहे कि नहीं मैं तो ये वाला एंगल लूंगा, तो ये भी मिल जाएगा। फिर आप इसको 360 माइनस थीटा करोगे, क्योंकि पूरे सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है। तो हम जनरली काम एक्यूट से कर लेते हैं, ऑब्वियस से पता चल ही जाता है, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले सहारा लेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर, सेकंड वेक्टर है बी वेक्टर। नाउ तो अकॉर्डिंग टू, अगर ट्रायंगल लॉ को वेक्टर को एडिशन करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक है। इनको ऐड कैसे करेंगे, ए वेक्टर पहला वेक्टर ले लिया, ये इसको लिया और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और बी वेक्टर दूसरा वेक्टर लिया, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं डायग्राम, है ना, आप इसको यही मानिएगा, और फिर मैं बड़ा डायग्राम दूसरी जगह बना दूंगा, ताकि अगर किसी को दिखे ना तो उसको भी ये प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये ए वेक्टर को उठा के यहाँ रखा, बी वेक्टर को उठाया और फर्स्ट के पर रख दिया, ये सेम मेथड। तो ये इसका ट्रायंगल बन गया, तो ये इसका आर वेक्टर बोला जा रहा है, और इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यानी कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये बोला जाए या मॉड ऑफ ए प्लस बी बोला जाए, इसका मतलब सेम ही, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मतलब आर वेक्टर। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, ये सब कुछ लिखना रहेगा आपको एज इट इज, और मैं बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ जिसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करनी है वो की जा रही है। आप इतना लिख करके रखिएगा, फिर उसके बाद मैं इसको वापस से रख करके और बड़ा डायग्राम बनाता हूं, ताकि ये मुझे स्पेस वापस से मिल जाए। अभी यही मान के चलना है कि वही दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, थोड़ा सा बस मैंने मैग्नीफाइड फॉर्म में बनाया है ताकि इजीली विजिबल भी रहे, और इनको नाम दे दिया है ओ पी क्यू, ओ पी
Q and this is R वेक्टर। हमने क्या किया, अच्छा अब A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो अब क्या कैसे देखेंगे, ये A वेक्टर के साथ जितना से इंक्लाइन था, तो A वेक्टर देखो तो इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। तो हम क्या करते हैं, थीटा देखने के लिए जिस भी डायरेक्शन में होता है उसको एक्सटेंड कर देते हैं, ये एक्सटेंड कर दिया, ये जिस भी एरो में है उस एरो में। अगर ये A ऐसे होता ना तो मैं इसको ऐसे ही एक्सटेंड करता, मतलब अगर ये इस तरह से होता तो मैं इसी लाइन को ऐसे एक्सटेंड करता। ये भी चीजें ध्यान रखनी है आपको, छोटी छोटी, ये नहीं कि हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में है उसी को एक्सटेंड किया। तो ए की डायरेक्शन ये वाली है, उस डायरेक्शन से ये थीटा एंगल बना रहा है। तो ध्यान से देखें तो ये ए वेक्टर एक तरह से यहाँ पे, अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख देता तो यही तो एंगल थीटा बनता, तो ये एंगल बन गया सब हमारा थीटा, दिस इज थीटा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट थीटा पहचान। सेकेंड, हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया Q से इस एक्सटेंडेड लाइन पर, और लेट्स सपोज इसको नाम दे दिया N, QN, ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर। तो स्टेप 1, expand the direction of A vector to OP to ON, ये मैंने बोल दिया ऐसे, ताकि आपको ध्यान रहे। स्टेप 2, ड्रॉ, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। कौन सा है वो परपेंडिकुलर, QN, किस पर है, PN लाइन पर या ON लाइन पर, ठीक है। तो ड्रॉ QN परपेंडिकुलर टू ON लिख देता हूं मैं, ठीक, ON, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये ड्रॉ करने के बाद हमें देखना है साहब कि ये, ध्यान से देखें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आना स्टार्ट हो गया, ONQ। ONQ इज द कैसा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब क्या करेंगे साहब, हमने ड्रॉ कर दिया, तो स्टेप 3 में हमको दिखना चाहिए क्या, स्टेप 3, नाउ ट्राइंगल ONQ is a right angled triangle, right angled triangle। इसी के नीचे कंटिन्यूएशन में, where by PGT, by Pythagoras theorem, हमारा एम क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर को फाइंड करना, यानी कि सिंपली आर को फाइंड करना, ये है ए। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो सिंपली ए, या इस तरह से ए लिखा जा सकता है। ये अभी मुझे नहीं पता पीएन कितनी है, अभी मैंने सिंपली इसको पीएन ही लिख देता हूं, मैं मुझे नहीं पता तो पीएन लिख दिया मैंने, खत्म कहानी है, इसमें इतना सोचना क्या है। और क्यूएन भी नहीं पता तो क्यूएन है, खत्म, ये क्यूएन है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से आर खुद क्या है, ओक्यू, यही हमारा एम है कि फाइंड करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, OQ विल बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। ध्यान से देखें तो जो ON है वो दो पार्ट से मिलकर के बना है, एक OP और एक TN। तो OQ खुद कौन है, R हो गया क्या साहब, ये तो R है, तो R इज इक्वल टू ON को मैंने लिख दिया OP प्लस PN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर मैंने दे दी इसको, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास आ चुका है OP प्लस PN का होल स्क्वायर प्लस QN का। ध्यान से देखिए तो इसमें हमें क्या क्या नोन है, OP की वैल्यू नोन है, A है, PN अननोन, QN अननोन। तो हमारा एम हो गया पहले PN और QN को फाइंड करना, किन टर्म्स में फाइंड करना, जो गिवन है। गिवन क्या है आपको, A और B,
यही तो चीज आपको गिवन है। तो जो भी आंसर आना चाहिए ए बी और थीटा, गिवन चीजें क्या क्या है फिर से देख लीजिए। ये गिवन है आपको, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल थीटा, यानी कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए या सिंपली ए पूछा जाए तो वो पता है। और ये कौन है, ए कौन, ए किसके थ्रू मिलेगा, ओपी के थ्रू। तो ओपी की वैल्यू है ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी या सिंपली ओपी ए है। और पी क्यू का वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो नॉन है, और थीटा नॉन है। ये तीन चीजें आपको गिवन है, तो फाइनल आंसर भी इन्हीं टर्म्स में मिलना चाहिए हमें। तो ये मिलना चाहिए, उसके लिए देखिए अब मैं क्या करूं कि यार अब मैं फंस गया, अब ओपी तो पता चल गया, पी तो सॉरी ए, पीएन नहीं पता और क्यूएन नहीं पता, अब फंस गया, क्या करूं। तो एक और ट्राइंगल नजर आना चाहिए। कौन सा ट्राइंगल नजर आना चाहिए, पी एन क्यू, राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि हमें पीएन और क्यूएन नहीं पता, और ध्यान से मैं इसको घूर के देखूं तो पीएन और क्यूएन से एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, ये मेरा एम है। तो नाउ स्टेप नंबर 4, स्टेप 4, since triangle PNQ is also a right angle triangle, right angle triangle, right? अब इसमें दो चीजें हमें पता करनी है, एक पीएन की वैल्यू पता करनी है और एक क्यूएन की वैल्यू पता करनी है। और ये पता करने के लिए आपको सहारा लेना होगा ट्रिग्नोमेट्री 10th ग्रेड का, 10th क्लास का। क्यों, क्योंकि 10th में सबने पढ़ रखी है, इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो सबने पढ़ी है। और आप चाहे मैथ्स के स्टूडेंट हो चाहे बायो के स्टूडेंट हो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हर एक को आनी ही चाहिए, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बायो ले रखी है 11th ग्रेड के अंदर कि तो हमें तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं, बेसिक फॉर्मूले सबको यू हैव टू डू दैट, ठीक। इसमें कोई भाईचारा कोई भाईबंदी नहीं है साहब। तो देखिए यहाँ पर अब मेरा एम है पीएन निकालना, पहले मैं ट्राइंगल बना देता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से नजर आए। ये बना देता हूँ साइड, ये है बी, ये है थीटा, ये है पी, ये है एन, ये है क्यू। याद करिए वो बचपन के दिन जब आपको एक साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, तो आपसे बाकी की दो साइड पूछी जाती थी कि कैसे निकालते थे। तो जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो एक तरीका हमेशा बना के रखिए कि कैसे करते हैं। जो चीज फाइंड करनी होती है वो न्यूमरेटर में रखते हैं, जो चीज पता होती है वो डिनोमिनेटर में रखते हैं। फिर से, जो साइड फाइंड करनी होती है वो न्यूमरेटर में रखते हैं, और जो चीज पता होती है, नोन होती है, उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। और फिर उसका जो आपकी ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जो भी ट्रिक आपको आती है वो बहुत अच्छी है। अच्छा, और जिनको नहीं पता उनके लिए क्विक ट्रिक है, जिस लाइन पर 90 डिग्री और थीटा लाई करते हैं वो बेस कहलाती है। तो ये वाली लाइन पीएन क्या हुई, बेस, ठीक है। जिस लाइन पर सिर्फ 90 डिग्री, यानी कि जो एंगल आपने चूज कर रखा है वो, और 90 डिग्री जिस लाइन पे लाई कर रहे हैं वो बेस, चोजन एंगल के रेस्पेक्ट के हिसाब से। जिस लाइन पर सिर्फ 90 डिग्री है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो इसको शॉर्ट में बी लिख देते हैं, इसको पी लिख देते हैं। इस बी से कंफ्यूज मत होना भैया, वेक्टर वाला बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये बेस वाला है, इसको हटा ही देता हूँ। सो ये, और ये क्या है आपका हाइपोटेनियस। और फिर हमको पता है, ये भी ट्रिक भी बता देता हूँ साहब आपको, जिनको नहीं पता हो, है ना, कुछ रह गए हो सोते हुए उस टाइम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, पी बाय एच, एस बोले तो साइन थीटा, बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेनियस कॉस थीटा, पी बाय बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, और फिर साइन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे एच अपॉन पी, तो ये बन जाएगा साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल एच अपॉन बी, नीचे से उल्टा चलोगे तो ये बन जाएगा सेक थीटा, बी अपॉन पी टेन का उल्टा कॉट थीटा। ये हो गए सब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल एक ही इसके अंदर, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक। अच्छा साहब,
अब हमें इसमें देखना है कि हमें गिवन कौन है, हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, बेस और परपेंडिकुलर। तो पहले पीएन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं टू फाइंड पीएन, तो न्यूमरेटर में रखा पीएन को, नॉन क्वांटिटी है पीक्यू, नॉन क्वांटिटी को रखा नीचे, पीएन अपॉन पीक्यू। ध्यान से देखें इसको, ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल को, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, पीएन है हमारा बेस, ये लिख दिया बेस, ठीक है, बेस, इसको भी लिख देता हूं सिंपली। और पीक्यू क्या है हमारा, हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कुछ बना क्या, बिल्कुल बना, कॉस थीटा। बाद में ना मैं इन चीजों को रटवा दूंगा, टेंशन मत लो अभी कि इतना लंबा करना पड़ता है। हाँ, बाद में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स सिखाएंगे आप लोगों को, अभी डोंट वरी। कॉस थीटा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत जरूरी है। आप यू शुड नो दैट हाउ टू डू दैट। तो कॉस थीटा निकल गया, तो यहां से पीएन की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है। तो पीएन इज इक्वल टू पीक्यू को इधर ले गया मैं, पीक्यू कॉस थीटा, और बोले तो पीएन की वैल्यू आ गई मेरे पास बी कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज। बी भी गिवन है और थीटा भी गिवन है। वेरी गुड, दिस वाज आवर एम, to obtain each and every value in the given terminologies. Equation number 1, equation number 2. Second, similarly, can I find Qn? Yes, I can. Whatever we need to find, we should put in numerator, and another thing which is known to us should be in denominator. Known thing is PQ. So Qn is equal to perpendicular upon hypotenuse. It will become sin theta. But P by X sin theta, so that's why Qn will become PQ sin theta, and hence we obtain the value of Qn as B sin theta. Equation number 3. Did we obtain the value of Pn unknown things? Yes. Now substitute in the equation number 1. So by 2 and 3 into 1, we get. What do we get? R is equals to under root of OP. OP means A, and 2, 3. Also यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, also OP की वैल्यू, also OP is equals to A. So इसको 2, 3, 4 कर देते हैं. So 2, 3, 4 into 1. So OP की जगह हो गया A, PN की जगह हो गया आपका B cos थीटा का होल स्क्वायर, then QN बोले तो B sin थीटा का होल स्क्वायर. R is equals to, this is x plus y का होल स्क्वायर, x square plus y square plus 2xy, या x square plus 2xy plus y square, whatever you want. So a square plus 2a square plus b square बोले तो b square cos square theta, a square plus b square plus 2ab, so 2ab cos theta, फर्स्ट इंटू सेकेंड और उसका 2ab cos थीटा. ये तो हो गया पूरा, ये फर्स्ट ब्रैकेट ओपन. सेकेंड b sin थीटा का स्क्वायर मींस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. भाई जल्दबाजी में बहुत से लोग b sin स्क्वायर थीटा लिख देते हैं या b स्क्वायर sin थीटा लिख देते हैं. यू शुड नो एवरीवेयर वेयर वी नीड टू पुट द स्क्वायर, ठीक है. एंड दिस इज, कीप इट इन माइंड, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. यू कांट राइट b स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर, दिस इज टोटली रॉन्ग. ये आप थीटा का स्क्वायर कर रहे हो जबकि cos थीटा का स्क्वायर है ना, दोनों में डिफरेंस है. एक cos 30 डिग्री का स्क्वायर कर रहा है और एक cos 30 होता तो उसको स्क्वायर cos 900 कर देते आप, तो दोनों में डिफरेंस है. ठीक, ध्यान से देखिए आप इसके अंदर, तो फिर से 10th के कुछ बचपन के दिन फिर से याद आएंगे आपको. b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड d स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है. क्या कॉमन आ रहा है? b स्क्वायर कॉमन आ रहा है. b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. अरे वाह, ये तो कुछ जानी पहचानी सी चीज है. क्या है ये जानी पहचानी? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1. वेरी गुड. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 1, b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. अरे वाह, आएगा r तो निकल गया साहब. In terms of given terminologies, क्या did we obtain the value of r, magnitude of r in terms of given terminologies a, b, theta? R is equals to under root a square plus b square plus 2ab cos
थीटा, दिस इज थीटा, राइट। और अब इस फॉर्मूले को एकदम खतरनाक तरीके से रटना है, समझते हुए कि आर है क्या और किसका है ना। वरना बहुत से लोगों को फॉर्मूला तो याद रहता है लेकिन ये पता नहीं होता कि ये फॉर्मूला किसका है। सो इक्वेशन 5 represents the magnitude of the resultant vector r vector, that is magnitude of r और magnitude of a plus b। कोई पूछे ना कि ये क्या होगा, अरे तो ये सेम ही है, a plus b बोलो या r बोलो या ऐसे बोलो, तो ये r एक्चुअल में क्या चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ r या मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर और b वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो व्हाट इज द magnitude of a plus b? Always remember under root of a square plus b square plus 2ab cos theta। इसको आप ऐसे लिखोगे, that is r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a प्लस b, या और लगा देना है बीच में, और where थीटा इज इक्वल टू, थीटा बहुत से लोग भूल जाते हैं, बस ये याद तो रहता है कि थीटा है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बिल्कुल कंपलसरी। बिल्कुल, ये छोटी छोटे पॉइंट ऐसे हैं जो लूज होते हैं और क्वेश्चन आते हुए भी गलत होता है, ठीक है। हाँ भाई, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड प्रॉपर्ली दिस डेरिवेशन? सो ऑलराइट, तो ये हो चुका है हमारा पूरा डेरिवेशन किसका, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, अब हमने क्या फाइंड कर लिया सर कि आर क्या आएगा ए और बी की टर्म्स में, ठीक, ए और बी की टर्म्स में आर कितना आएगा, ठीक है। अब हमारा एम है आर जो वेक्टर है वो ए वेक्टर से कितने एंगल पर है, तो लेट्स सपोज इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, जो मैंने लिख रखा है कि आर ए एंगल से कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, इस अल्फा को हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो करते हैं, तो मैं रब कर देता हूं अब यहां से, तो ये मेन रिजल्ट है, इसको रहने देता हूं बस, ऊपर लिखा हुआ है मेन रिजल्ट वैसे भी, और ये सारी कहानियां खत्म हो ही चुकी है, तो डायग्राम रहने देता हूं, और डायग्राम के अंदर पीएन मेंशन कर देता हूं। दिस इज बी कॉस थीटा एंड दिस इज बी साइन थीटा, ठीक है। और अब हमारे पास यहां ध्यान से देखें तो सेकंड, ये बस 2 मिनट का खेल है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर विद ए वेक्टर अल्फा, ठीक है, अल्फा में फाइंड करना है। देखिए हमने यहां पर लिख रखा है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, कहां है, ये रही इक्वेशन 3, ठीक है। सो सिंस बाय इक्वेशन 3 and 2 we get 3 and 2 लिख देते हैं सब वापस से, qn is equals to, कहां पे गया qn is equals to, लेकिन हमें अल्फा निकालना है ना यार, अल्फा इस पर से मत करो। तो हमारा एम है किसी भी तरीके से क्या निकालना, अल्फा निकालना, तो अल्फा निकालने के लिए, और ये अल्फा किसके साथ का एंगल बोला जा रहा है सब, आपके ए और आर के बीच का। तो फिर से देखो बड़ा ट्राइंगल देखो, ओ एन और कौन सा ओ एन क्यू, इसके अंदर आर का एंगल निकालना है ए के साथ, तो हम हमेशा एंगल के लिए एक्चुअल में निकालते हैं पहले क्या, tan अल्फा, क्या निकालते हैं, tan थीटा, मतलब tan इसलिए क्योंकि ये प्रॉपर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 45 डिग्री पर वन वैल्यू आती है tan 45 की। तो देखिए साहब यहाँ पर, तो जब भी हमें कभी भी अल्फा फाइंड करना हो तो इक्वेशन 2 और 3 को छोड़ते, क्योंकि वो tan थीटा देगा, हमारा एम tan थीटा फाइंड करना, हमारा एम अल्फा फाइंड करना है, तो हम क्या लिख दें, इन ट्राइंगल ओ एन क्यू, राइट एंगल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि
बिना राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं यूज कर सकते। ट्रिग्नोमेट्री के साथ ऑनली यूज इन राइट एंगल ट्राइंगल। सो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर tan अल्फा, और tan अल्फा क्या होता है हमें पता है, ये रहा p बाय b। तो p बाय b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखो तो इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन है, qn, और बेस कौन है, on। QN को मैं लिख सकता हूं, पहले एक बार QN ही लिख देता हूं, और ON को मैं तोड़ करके लिख देता हूं OP प्लस PN। और अब मैं इसके अंदर सहारा लूंगा किसका, इक्वेशन नंबर 4, 5, 5 यहाँ चुकी थी, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। बाय वैल्यू सब्स्टिट्यूट पुट कर दूं, बाय 2, 3 एंड 4 इनटू 6, tan अल्फा इज इक्वल टू QN की वैल्यू ये रही, कहां गई, ये रही, b sin थीटा, b sin थीटा अपॉन OP की वैल्यू a, और किसकी वैल्यू, PN की वैल्यू कितनी है, b cos थीटा। ये सर यही हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। एंगल निकालना है तो उसको कैसे लिखते हैं देख लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, थोड़ा सा नया हो सकता है 11th के अंदर बायो वालों के लिए, tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, tan अल्फा इज, तो जब भी अल्फा लिखते हैं तो ये उधर जाते ही इनवर्स कहलाता है, tan इनवर्स ऑफ किसका, जो अंदर लिखा हुआ है वही चीज है एज इट इज, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका देखिए कि कैसे इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 7 का फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, और यही 7 से ही निकला है, तो 7 का सेकंड पार्ट मान लीजिए। ये हमने डेराइव कर लिया है हिसाब क्या डायरेक्शन, तो सेकंड एम भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। कैसे याद रखोगे, अल्फा जिसके साथ बन रहा है वो अकेला रहेगा, रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल जिस वेक्टर के साथ बन रहा है वो अकेला रहेगा, जिसके साथ नहीं बन रहा है उसके साथ साइन थीटा कॉस थीटा वाली टर्म आएगी। और tan, क्योंकि सोचने के हिसाब से याद रखने का तरीका, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो ऊपर साइन ही आएगा, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा के साथ कौन एसोसिएट रहेगा, जिसके साथ एंगल चूज कर रहे हैं, सॉरी जिसके साथ एंगल चूज नहीं कर रहे हैं, और जिसके साथ एंगल चूज कर रहे हैं वो क्या रहेगा, अकेला। ठीक है, जिसके साथ एंगल चूज नहीं कर रहे उसके साथ साइन थीटा कॉस थीटा वाली टर्म आएगी, तो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। वैसे तरीका सिंपल से ध्यान करेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू qn अपॉन on करना है, और बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, बाकी ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, कहां भाई कितनों को यहां तक ये पूरा सब कुछ समझ में आ गया।